मित्रों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम काव्य कथा में। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे डिजिटल माध्यम खुलता आसमां जो संस्था बयार के साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि के उद्देश्य से शुरू किया गया है, इसे आप कृपया सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम कुछ अपलोड करें नई चीजें तो आपके पास तुरंत पहुंचे। और अपनी राय बिल्कुल ही लिखें कमेंट बॉक्स में। काव्य कथा के आज के कड़ी में है आपके साथ बिहार के युवा रंगकर्मी और भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ से नाट्य कला के अभिनय में प्रशिक्षण प्राप्त गोपाल पांडे। गोपाल पांडे ग्राम बरहोग, जिला नालंदा के रहने वाले हैं। श्री विजय कुमार पांडे जी के पुत्र गोपाल पांडे सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से फिल्म एप्रिसिएशन के प्रशिक्षण को भी प्राप्त किया है। अभिनेता गोपाल पांडे अभिनय के अलावा लेखन और निर्देशन में भी रुचि रखते हैं और इन्होंने अब तक लगभग 15 से भी अधिक नाटकों में अभिनय किया है। पटना यूनिवर्सिटी से बीकॉम है ये। और आज गोपाल पांडे आपके समक्ष सुधा भार्गव जी की एक कहानी लेकर आए हुए हैं। सुधा भार्गव एक ऐसा नाम जिसे साहित्य और कला अथवा सामाजिक गतिविधि से जुड़े हुए तमाम लोग बहुत ही करीब से जानते हैं। सुधा भार्गव जी अनूप शहर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इनकी एक कविता संग्रह रोशनी की तलाश में काफी प्रसिद्धि प्राप्त किया। बाल कहानियों के संग्रह में अंगूठा चूस, अहंकारी राजा, चांद सा महल इत्यादि। सुधा भार्गव जी को डॉक्टर कमला रत्नम सम्मान, राष्ट्रीय शिखर साहित्य सम्मान, राष्ट्र निर्माता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए चलते हैं काव्य कथा के आज की कड़ी में गोपाल पांडे द्वारा सुधा भार्गव की कहानी मूर्खता की नदी, जिसे हम लोगों ने एक विशेष शीर्षक दिया है काव्य कथा के लिए, किताबें भी मुरली से करती हैं बात। मैं गोपाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमारी सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक सरोकार के उद्देश्य से बनाई गई संस्था बयार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और हमारी पूरी कोशिश है कि आप तक हम इस माध्यम से जो पहुंचाना चाह रहे हैं, जिस तरक्की की बात हम कर रहे हैं, उसमें आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आने वाले दिनों में भी इस दृढ़ता के साथ, इसी आत्मीयता के साथ हमारे साथ आप बने रहेंगे। आज मैं इस विशेष कार्यक्रम के तहत आया हूं जिसका नाम है काव्य कथा। एक वकील साहब हैं। वकील जैसा कि हमारे बीच जितने भी वकील साहब होते हैं वो पढ़ाई में बहुत डूबे रहते हैं। लगातार वो फाइलों और अपने केस के संबंधी तहकीकात में लगातार फाइलों और किताबों में डूबे रहते हैं। तो वैसे भी ये वकील साहब भी हमेशा अपनी लाइब्रेरी में अध्ययनरत रहते हैं। और इनके यहाँ एक लड़का काम करता है जिसका नाम मुरली है। 12-14 साल का लड़का है और बड़ा ही जिज्ञासु लड़का। इससे भी किताबों से बड़ी प्रेम है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किताबों की भाषा इसे समझ में ही नहीं आती। तो किताबों को कई बार ये पढ़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन किताबें इसके पल्ले नहीं पड़ती हैं और किताबें इस पे हंस पड़ती हैं। बोलते हैं कि रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा ये। एक दिन की घटना क्या होती है कि मुरली अपने काम में लगा होता है और उसी क्रम में वो साहब की लाइब्रेरी की ओर जाता है। तो वहां देखता क्या है कि एक मोटा सा चश्मा लगाए और एक मोटी सी किताब पढ़ रहे होते हैं वकील साहब। इसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि शायद ये कोई तरकीब है क्या कि मैं एक चश्मा लगा लूं और मोटी किताब पढ़ लूं, तो मोटी किताब मैं पढ़ पाऊंगा। ये कल होकर के ही बगल के ही जो कबाड़ी की दुकान होती है वहां जाता है और कबाड़ी चाचा से कहता है, कबाड़ी चाचा मुझे एक मोटी सी किताब दो। बोला किताब का नाम कोई से भी चलेगी, कोई भी दे दो, किताब मोटी होनी चाहिए बस। लेकिन तू इस मोटी किताब का करेगा क्या? बोला कि मैं पढ़ूंगा और क्या। बोला तू पढ़ेगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तुझे तो एक अक्षर भी नहीं आता और तू इतनी मोटी सी किताब को पढ़ लेगा। बोला चाचा दे दो ना, तुम्हें क्या मतलब, मैं पढ़ लूंगा। किताब, एक मोटी किताब ढूंढते हैं कबाड़ी चाचा और उसको सुपुर्द करते हैं।
सुपुर्द करते हुए पूछते हैं कि अच्छा ये तो बता कि अच्छा तेरे दिमाग में क्या आखिर चल क्या रहा है कि तू इतनी मोटी किताब लेके जा रहा है? जब तुझे पढ़ना ही नहीं आता तो इस किताब का तू क्या करेगा? अचार डालेगा? बोलता नहीं चाचा मैं पढ़ूंगा। बोला कैसे पढ़ेगा? तो बता दूं तुम्हें? बोलते हैं कि हाँ बता दो। झटाक से कबाड़ी चाचा के चश्मे को वो छीन लेता है। उनकी नाक पे एक मोटा चश्मा लगा होता है जिसको वो छीन लेता है और जल्दी से वहां से भाग पड़ता है। भागते भागते ये कहता है कबाड़ी चाचा मैं 2-3 दिन बाद आऊंगा, तुम्हारा चश्मा और तुम्हारी किताब दोनों लौटा जाऊंगा। देखना मैं इस चश्मे को लगा के इस किताब को पढ़ डालूंगा। वो जल्दी से घर पहुंचता है और किताब खोल के वो बैठ जाता है पढ़ने के लिए। और पेज दर पेज जब वो पलटते जाता है उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा होता है क्योंकि उसे किताब पढ़नी आती ही नहीं थी। फिर वो निराश होता है। तो फिर वो लगता है कि क्या वो तरकीब हो सकती है। फिर वो निराश होकर के वो किताबों को ऐसे ही मेज पे पटक देता है। फिर उसी दिन शाम में क्या देखता है मुरली कि वकील साहब अपने लाइब्रेरी में एक मध्यम रोशनी के बल्ब में एक पतली सी किताब पढ़ रहे होते हैं और उस वक्त उनकी नाक पे कोई चश्मा भी नहीं होता है। कहता है अरे यार यही वो शायद तरकीब है कि जिससे मैं किताब पढ़ सकता हूं। पतली सी किताब बिना चश्मे के और मध्यम रोशनी में पढ़ी जा सकती है। वो कल होकर के कबाड़ी चाचा के पास जाता है। बोलता कबाड़ी चाचा ये लो तुम्हारा चश्मा और ये लो तुम्हारी मोटी किताब। बोले कि हो गया तुम्हारा? बोले कि अरे नहीं यार मैं चश्मा लगा के भी पढ़ा है इसे लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं है। फिलहाल तुम अपनी ये किताब पकड़ो और मुझे एक पतली सी कोई किताब दो जल्दी से। बोला कि तो कबाड़ी चाचा ने कहा कि शुक्रिया यार तुमने मेरा चश्मा लौटा दिया। मैं बिना चश्मे के अंधे सा हो गया था, शुक्रिया। तुम एक क्या 3-4 पतली किताब ले जाओ, तुम जितनी चाहो उतनी ले जाओ। बोला चाचा फिलहाल तो तुम एक ही किताब दे दो मुझे। तो वो एक पतली सी किताब निकाल के उसे, एक नहीं 3-4 किताबें उसको निकाल के देते हैं। मुरली अपनी कांख में किताबों को दबाए हुए जल्दी से घर पहुंचता है और जैसे ही शाम होती है और एक पहली बल्ब जब उसके घर में पहला बल्ब जब जलता है तो उस बल्ब के नीचे फटाक से बैठ के वो पढ़ना शुरू करता है। किताबों को पलट रहा है, पन्ने दर पन्ने पलट रहा है, लेकिन फिर वो तरकीब काम नहीं आती है। वो निराश हो जाता है। उसके सामने फिर किताब हंसती है और कहती है बस तेरे से नहीं हो पाएगा बेटा, तू रहने दे। और वो निराश होकर के फिर लाइब्रेरी में जाता है उसी समय और अपने मालिक से पूछता है, यानी वकील साहब से पूछता है कि साहब एक बात पूछूं? बोलते हाँ पूछो क्या बात? बोले कि आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, आपको किताबों की बातें समझ में आ जाती हैं क्या? बोला कि हाँ तो मैं समझता हूं तभी तो पढ़ता हूं और पढ़ पाता हूं तभी तो समझता हूं, लेकिन तुमसे क्या मतलब? बोला कि साहब मैंने आपको एक दिन देखा चश्मा लगा करके मोटी किताब पढ़ते हुए, तो मुझे लगा कि शायद ये कोई तरकीब होगी, तो मैंने ये भी किया। फिर आपको एक दिन देखा कि बल्ब की रोशनी में एक पतली सी किताब बिना चश्मे के भी पढ़ते हुए, तो फिर मैंने वो किया, लेकिन मेरे सारे तरीके फेल हो गए, मतलब मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया। प्लीज आप मुझे बताइए कि क्या इसकी तरकीब हो सकती है। मैं गंगा कीचड़ में ही कमल खिलता। और दीजिए ना मालिक, मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। ई कोनो बात है? बेटे तुम कभी नदी को देखे हो? बोला कि हाँ देखा हूं ना। मुरली ने कहा कि हाँ देखा हूं ना, मेरे गांव में एक नदी है और मैं देखा कि उसमें मेरा दोस्त छुट्टन जोर से किनारे से छलांग लगा के कूदा और नदी के उस पार हो गया। तो बोला तो वकील साहब ने पूछा कि तो तुम भी नदी को पार कर लोगे? बोला कि अरे नहीं साहब, मैं कैसे नदी में मैं कूदने की सोच भी नहीं सकता। मैं तो नदी में कूदूंगा और डूब जाऊंगा क्योंकि मुझे तैरना आता ही नहीं, और पार होने के लिए तैरना जरूरी है। बोले कि यही बात मेरे बच्चे तुम्हें समझ में आ गई है, क्योंकि नदी को पार करने के लिए तैरना आना जरूरी है।
इसलिए तुम्हें पहले तैरना सीखना होगा। पहले तुम्हें मैं बताऊंगा कि मूर्खता की नदी कैसे पार करनी है, और जब तुम मूर्खता की नदी में तैरना सीख लोगे तब तुम एक दिन उस मूर्खता की नदी को पार कर लोगे और तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। वो जल्दी से अपने घर गया और अपनी मां से कह रहा है कि मां, तुम्हें पता है, मां तुमने नदी देखी है? तुमने नदी तो देखी होगी गांव वाली, लेकिन तुमने मूर्खता की नदी नहीं देखी होगी। मैं कल वकील साहब के साथ मूर्खता की नदी ले जाऊंगा देखने के लिए, वो मुझे सैर पे ले जाएंगे। मां को कुछ बहुत समझ में नहीं आया। फिर वो जल्दी सुबह तैयार होकर के अगले दिन सुबह एकदम जल्दी से नहा धो करके कपड़े बढ़िया पहन करके वो गया कि मुझे आज सैर पे जाना है। वो पहुंचता है और देखता है कि साहब लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं। लाइब्रेरी में जैसे ही दाखिल होता है तो इसकी आहट से वकील साहब ने पहचान लिया। बोले कि आगे बेटे आओ, ये लो। उनके हाथ में एक पत्ती सी किताब थी। उन्होंने कहा, ये लो, ये रही तुम्हारे मूर्खता की नदी का, ये रहा तुम्हारे मूर्खता की नदी का किनारा, किताब को देते हुए। मुरली ने कहा कि बस इतना सा, मूर्खता की नदी का किनारा इतना सा? अरे साहब, मैं तो इसे ऐसे ही पार कर जाऊंगा। तो बोले कि हाँ, यही है मूर्खता की नदी का किनारा। अच्छा, तो साहब क्या मैं आपके जैसी, जो आपकी मोटी किताब है, उस जैसी किताब को भी मैं पढ़ पाऊंगा, समझ पाऊंगा? बोले हाँ, अरे तुम सारी मोटी किताबें समझ जाओगे, बस तुम अब शुरू कर दो जल्दी से पढ़ना। उसने कहा कि हाँ। उसने जल्दी से किताब खोला और किताब के पन्ने पलट रहा है, और वहां लाइब्रेरी में उपस्थित सारी किताबें खुशी से कहे लगा उठी। वो जैसे कह रही हूं कि वाह मुरली, तुम्हारा ये प्रयास, तुम्हारी ये कोशिश हम लोगों को भा रही है। और वो सारी किताबें फूले नहीं समा रही थी, और मुरली को वो पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ना शुरू कर रहा है। उसी समय एक मोटी सी सुनहरी किताब आती है मुरली के सामने, आंखों के सामने, और कहती है, मुरली आज मैं बहुत खुश हूं। पता है क्यों? कि तुमने आज से यह सीखना शुरू कर दिया है कि मूर्खता की नदी में कैसे तैरा जाता है। मुरली के दोनों गालों पे 2 गुलाब खिल उठे। तो ये थी हमारी कहानी मूर्खता की नदी, जिसका शीर्षक हम लोगों ने दिया था, मुरली से भी किताबें करती हैं बात। जी हाँ, कहानीकार सुधा भार्गव। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये प्रस्तुति कैसी लगी, ये जरूर लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के।